एक ऐसी की बैंडेड होती है, दूसरी जो वायर है वो कंट्रोल लाइन होती है। कंट्रोल लाइन में और मैंडेट में वाज़ेह देखना ज़रूरी है। कंट्रोल लाइन को अगर हमने मैन में लगा दिया तो इंडोर का सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, रिले ट्रांसफार्मर वगैरह तकरीबन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लाजमी नोट करना है कि गलती से हम कंट्रोल को मैन में ना लगा दें। तो मैन की निशानी क्या होती है कि हमें थिकनेस में केबल मिलती है, उस केबल का साइज़ एक अलग ही होता है। जो आउटडोर को जाती है ना, इंडोर की मैन केबल उसमें एल और ठीक है, उसकी निशानदेही ऐसी होती है कि सर्किट के अंदरूनी हिस्से से वो वायर निकलती है और वायर की जानिब निकलती है, वो मैन केबल मैंडेट कहलाती है। और इंडोर के ऊपरी हिस्से पर जो वायर कनेक्शन होकर वायर की तरफ आ रहे होते हैं वो कंट्रोल वायर कहलाती है। ठीक है, अब हमने मैंडेट इसे बनाया हुआ है। ठीक है, यूनिट कहीं भी चेक करने जाएंगे तो उसे सबसे पहले हमने सप्लाई देकर ऑन करके चेक करना है। कभी भी बिना ऑन किए इसे चेक करके चेक किए बिना आपने कभी भी इसको उतारना नहीं है। क्यों? बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो बाद में फिर फेस करना मुश्किल हो जाता है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये मेन कौन सी खोलना ही पड़ेगा ऊपर से पता चल जाएगा आपको। अगर नॉर्मली वायर मिल रही है केबल में, दो रंग की केबल होती है, अक्सर कंट्रोल में ब्लैक वायर यूज़ की जाती है। ठीक है, जो आउटर को जाती है, आउटडोर को जाती है और ये पतली होगी थोड़ी, इसकी निशानी है जो आउटर नहीं, इसकी भी थिकनेस उतनी जगह पर होती है, लेकिन जो मैन केबल होगी वो एक ओरिजिनल केबल की तरह से दिखती है, उसकी फिनिशिंग अलग ही होती है। अगर आपने मज़ीद शनाख्त करनी तो फिर आपने इंडोर की ग्रिल को ओपन करना है। एल और एन के बाहर होगा वो लगवा लो। इंडोर की ग्रिल को जब ओपन करेंगे तो कंट्रोल में और मैंडेट में वाज़ेह फ़र्क आपको मिल जाएगा। और जो पीछे से निकल रहा होगा वो इसमें आएगा। जो ऊपरी हिस्से में नट सिस्टम के साथ कंट्रोल वायर जो दी हुई होगी 1, 2, 3 के नंबर से कनेक्टर में, वो कंट्रोल वायर है। और जो सर्किट के अंदरूनी हिस्से से बाहर की जानिब आ रही है वो मैंडेट है। इसका कवर खोलेंगे तो फिर बात वही है ना कि ऊपर वाला कवर इसकी मैन फ्रंट पे क्लियर है, लेकिन कंट्रोल जो है ना पाइपिंग के साथ ही हमने वायर छोड़ा, इसमें होगा ना आइडिया। अभी खुलेगा तो जो अब ये अंदरूनी हिस्से से आएगी वो आउटर पे जाएगी ना सर, सर्किट के अंदरूनी हिस्से से बाहर आ रही है वो मैन, वो पावर सप्लाई है, वो आपकी मैन पावर प्लग में जाएगी। पावर प्लग में हाँ, जो ऊपर से आएगी वो इसमें आएगी। जो ऊपर से आने से मुराद ये है कि स्क्रू ड्राइवर ये वाला कवर ऊपर वाला कवर इस तरफ लगा हुआ अब यहाँ जो कनेक्शन है ना, यहाँ से जो वायर बाहर की तरफ जा रही है, आप उसको ट्रेस करेंगे वो कंट्रोल है। जो इंडोर से आउटडोर पे सप्लाई पहुँचाती है उसको कंट्रोल वायर कहते हैं। ठीक हो गया? अब इसे हम ऑन करेंगे। डायरेक्ट ऑन हुआ है, उसमें 2-3 मिनट बाद होता है तो रिले से कनेक्शन फर्स्ट टाइम स्टैंड बाय डायरेक्टली होता है। अब इसे मैं ऑफ करता हूँ, अब दोबारा से ऑन करूँगा तो अपने 2 से 3 मिनट का जो उसका टाइम ट्रायल फिर है रिले ऑन कराएगी अंदर जो लगी। ऐसे ही प्रोग्रामिंग सर्किट से सप्लाई फर्स्ट टाइम में सर ये इन्वर्टर में भी ऐसे ही होता है? हायर में भी यही है, हायर में भी तकरीबन यूनिट का यही प्लान है, यही पॉलिसी है कि First time फर्स्ट टाइम में जब आप इसको सप्लाई देंगे तो कंप्रेसर डायरेक्टली स्टार्ट होता है। चंद एक में ऐसा नहीं होता, और सेकंड टाइम जब स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट का जो इसका गैप है टाइम का वो हिसाब ताकि कंप्रेसर पे लोड ताकि रीस्टार्ट में इसको फ़ौरन से सप्लाई ना करे, थोड़ा सा टाइम गैप है उस हिसाब से मिले तो कंप्रेसर रिस्टार्ट होने की काबिल है। अच्छा
सर डॉलेंस का भी यही होगा क्या? नहीं वो हर एक एसी का ही काम होगा। अच्छा वहाँ से गैज लीड उठाइए, लो गैज और एक सिंगल लीड। जब लो कह जाए तो ऑटोमेटिकली ब्लू दिमाग में आ जाना चाहिए। लीड सिंगल या लीड चाहिए, सिंगल ब्लू वाली लीड ऐसे लगाए ना। कर्व साइड कहाँ जाएगी? नबील भाई अभी आपने सीखा था ये। वॉल ऑफ है। इसकी ये हॉर्स कहाँ लगी? सर्विस बोर्ड। जो वीडियो एडिट कर रहे हैं वो ग्रुप में शेयर करेंगे। जो पीछे खड़े में हजरात हैं जिनको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा वो वीडियो गौर से देख लीजिएगा। अभी तो मेरी आवाज़ आपको तो सही पहुंच रही होगी लेकिन वीडियो में सही आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा तो कोई पॉइंट ही नहीं। चार्जिंग लाइन यहीं से होगी, क्या से नहीं होगी? पॉइंट नहीं है और कोई नहीं है ना, वो दूसरा होता तो हमेशा सेक्शन लाइन। अच्छा सर ये भी बता दें कि ये भी क्या करने वाले हैं आप? मैं अभी क्या करने वाला हूँ, सवाल अच्छा है। मैं यूनिट की कंप्लेंट चेक करने आया हूँ। ठीक है। ये मैंने इसे रिसीव किया है। ठीक है। अब कंप्लेंट यूनिट की ये है कि कूलिंग में इशू आ रहा है, ठीक है। गैस लीकेज है, सर्विसिंग है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, फॉल्ट डायग्नोस करना है। मैं यूनिट पर पहुँच चुका हूँ। यूनिट को मैंने सप्लाई देकर स्टैंड ऑन कर दिया है। मज़ीद तसल्ली के लिए मैंने गैस लीड को भी इसके साथ फिक्स कर दिया ताकि अंदरूनी तौर पे गैस की मौजूदगी कितनी है उसका अंदाज़ा मुझे हो जाए। ठीक है। अब इसके अंदर 20 psi का स्टैंडिंग प्रेशर मौजूद है। 20 psi, ठीक है। जो कि इसका स्टैंडिंग प्रेशर इस वक्त जो चार्ट मैंने बना कर दिया फ़ौरन से जहन में लेकर आओ कितना होना चाहिए। सर 150 नहीं, और गैस कौन सी? 832 रनिंग प्रेशर है। सर 120 से 150 तक आई थिंक होना चाहिए स्टैंडिंग प्रेशर। रनिंग में तो आ जाएगा ना नीचे 50-60। फटाफट नोटबुक खोले, गैस का चार्ट निकाले, उसका स्टैटिक प्रेशर देख के बताएं। 822 अच्छा सर ये प्रेशर है। ये भी बता दें कि स्टैंडिंग प्रेशर से क्या मुराद है? स्टैटिक प्रेशर से मुराद ये है कि जब हमने यूनिट को ऑफ कंडीशन में गैस को ऑफ किया तो जो प्रेशर स्टैंड बता रहा था जो मतलब यूनिट ऑफ होने के बाद, ठीक है। यूनिट ऑफ होने की सूरत में जो प्रेशर बताएगा वो स्टैंडिंग प्रेशर कहलाता है। 150 ठीक है। अच्छा अगर इसके अंदर हमें ऑफ कंडीशन के अंदर 150 का प्रेशर दिखता या उससे ऊपर नज़र आता तो इसका मतलब हम ऑफ कंडीशन के अंदर भी ये तजिया कर सकते थे यूनिट में गैस मौजूद है। अब चूँकि हमें रिक्वायर्ड से कम इसकी प्रेशर मिला है तो हमारा आइडिया यहीं पर ही काम करना शुरू कर दें कि यूनिट में गैस की कमी है। अब लीकेज हो सकता है, किसी ने फ्लेयर लूज छोड़ दिया है, इंडोर के एवोपरेटर का सेंटर से लीकेज है, कंडेंसर लीकेज है, कंप्रेसर का डाउन लीकेज है, कोई भी फॉल्ट हो सकता है। आइडेंटिफाई करना हमारा काम। चॉकिंग भी हो सकती है? नहीं, चॉकिंग नहीं हो सकती। चॉकिंग रनिंग हालत में कभी नहीं होगी। आप काम जब करने के लिए पहुंचेंगे आपसे अगर गलती हो गई तो उस हालत में चॉकिंग का केस आ पड़े पड़े चलते चलते यूनिट बिल्कुल परफेक्ट है, अचानक चुप हो गया, ऐसा हिस्ट्री में बहुत कम ऐसा होता है। हाँ वो एक अलग बात है, उस पोजीशन पे इतना चौक होगा जब यूनिट अपना ऑयल ज़्यादा मिकदार के अंदर एवोपरेटर की तरफ। अभी रनिंग प्रेशर 15
अब इस वक्त वैक्यूम पर चल रहा है, माइनस में वैक्यूम पर चल रहा है। अच्छा सर, ये भी क्लियर कर दें कि स्टैंडिंग पे इसका प्रेशर हमारे पास कम शो हो रहा था, अभी ये स्टार्ट हो गया है, तो इस पे कितना होना चाहिए और अभी ये वैक्यूम पे क्यों गया है? स्टार्ट होने के बाद इसका रनिंग प्रेशर R32 गैस का है 60 psi। ठीक है, अगर ये 60 psi तक रीडिंग शो कर रहा होता तो इसका मतलब गैस यूनिट में प्रॉपर मौजूद है। अब ये वैक्यूम की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यूनिट के अंदर इतनी गैस मौजूद नहीं है कि वो कूलिंग का अमल शुरू कर सके, और इसका जो सक्शन पावर है कंप्रेसर का, पूरी कंप्लीट गैस ना होने की वजह से अपने वैक्यूम की मौजूदगी दिखा रहा है। सर इसमें या वैक्यूम हो रहा है, सिस्टम के अंदर गैस मौजूद नहीं है, कंप्रेसर ने इंडोर पाइपिंग कंडेंसर की तरफ से सारी गैस को खींच रहा है, आगे फॉरवर्ड कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रही, तो इसीलिए वैक्यूम शो कर रहा है। सर ये कितने % तक गैस होगी तो ये वैक्यूम पे नहीं जाएगा? 20%, 10% अगर गैस इसके अंदर रनिंग प्रेशर में मौजूद होगी तो ये वैक्यूम की तरफ नहीं जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम गैस को चार्ज करना शुरू करते हैं, टॉप अप करना शुरू करते हैं और इतनी हो जाए कि 0 के प्रेशर तक पहुंच जाए, तो फिर जब भी ये वैक्यूम की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, नॉर्मल गैस कम हो तो ये वैक्यूम की तरफ जाएगा, 0 से एक्चुअली नीचे चले जाएगी। स्टैंडिंग प्रेशर के ऊपर डिपेंडेड है, 40, 30, 20, 10, 50, 60 इतना अगर प्रेशर आपको मिलता है तो स्टार्ट होने के बाद ये आपको वैक्यूम की तरफ ही मिलेगा। कितने के बाद नहीं जाएगा ये वैक्यूम? 60-70 के बाद नहीं जाएगा। अगर इसके अंदर 100 से ऊपर प्रेशर होता तो फिर वैक्यूम की तरफ नहीं जाता, बल्कि 10 या 5 psi तक स्टार्ट होता। रनिंग में फिर रनिंग पे नहीं जाता, अगर ये 50-40 पे होता तो फिर उस वक्त ये फिर रनिंग प्रेशर शो कर रहा होता। अभी ये वैक्यूम की तरफ है, इसका मतलब इसमें गैस बहुत कम है, बहुत कम मिकदार में। ठीक है, आपने यूनिट ऑन कर दिया, आपने सबसे पहले फैन मोटर की स्पीड रोज चेक करना है, सर्किट की डिस्प्ले, सर्किट अपना काम कर रहा है, सर्किट ने सप्लाई आउटडोर पे कंप्रेसर तक पहुंचा दी है, रिमोट वर्क कर रहा है, तमाम चीज़ें यहाँ की क्लियर हो गई। आउटडोर की तरफ आते हैं, आउटडोर कंप्रेसर स्टार्ट है, आउटडोर का फैन काम कर रहा है, इसके अलावा कोई और अजीब व गरीब किस्म का साउंड हमें नहीं मिल रहा। स्मूथली जो कंप्रेसर रनिंग का एक साउंड होता है, वाइब्रेशन होती है, वो हमें मिल रही है। इसका मतलब आउटडोर भी परफेक्टली रनिंग में है, इंडोर भी परफेक्टली रनिंग में है। यूनिट इज ओके, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है उसको हमको डायग्नोज करनी है। उसको डायग्नोज करने के लिए देखिए, कभी भी आप यूनिट के पास जब जाएंगे ना तो आप अपने साथ सेफ्टी टूल्स रखेंगे। टेस्टर, ठीक है, अब्दुल रहमान टेस्टर टेस्टर से लाजमी नोट आउट करेंगे कि यूनिट में किसी किस्म का करंट या कोई ऐसा हाई अर्थ तो नहीं है कि आप काम करने के दौरान हाथ लगाए और वहीं पर आपकी बिस्मिल्लाह चेन टपाक डमडम। कमाने गए थे 10,000 रुपये, आपके बेचारे लगाए कि 50 लाख की जिसे दब गए। अल्लाह हिफाजत करे। ठीक है, यूनिट को आपने कभी भी चेक करना है तो आपने टेस्टर सेफ्टी टूल्स लाजमी रखना है, क्योंकि जान सबसे बढ़कर है। काम इतना अहम नहीं है जितनी जान है। सेफ्टी इज फर्स्ट। अब यूनिट ऑन है, सब सेट है, सब देख लिया। अब हम क्या करें, गैस को हम लॉक करते हैं। फिलहाल हम गैस लॉक करने का प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, गैस लॉक करने के लिए जो रिक्वायर्ड टूल्स है उसमें सबसे पहले हमारा स्क्रू ड्राइवर का सेट है, प्लायर सेट है, एडजस्टेबल रेंच सेट है और फिक्स रेंच सेट है, एलन की सेट है, गेज लीड है। छोटा छोटा ये सामान है, ये एक यूनिट को चेक करने के लिए और अनइंस्टॉल करने के लिए काफ़ी है। ज़रूरत पड़ी तो हैमर चाहिए, ऑक्सो चाहिए। ठीक हो गया, लेकिन फ़िलहाल हमारा यूनिट ऐसे स्पेस पर रखा हुआ कि ना हमें हैमर की ज़रूरत है, ना फिट स्पैनर की ज़रूरत है और ना ही ऑक्सो की ज़रूरत है कि वायर वगैरह या कोई ऐसे पाइप काटने की या फिर किसी ऐसी जगह को अलहदा करने के लिए काटने की ज़रूरत पड़े।
अब हम सबसे पहले इसका एलएनकी का कैप जो है ना उसे खोल देंगे। अच्छा सर, अभी हम गैस लॉक करने जा रहे हैं, जी। ये भी बता दें कि गैस लॉक करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? गैस लॉक करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आप एहतियातन यूनिट आपका इंडोर से लीक है या आउटडोर से लीक है आपको आइडिया नहीं है, लेकिन सिस्टम में अगर आपको गैस ज़्यादा मिकदार में मिली है तो आप गैस को स्टोर कर लें। ठीक है, स्टोर करने से ये फ़ायदा होगा आपका, अगर इंडोर से लीक हुआ तो यही गैस आप उसके साथ टॉप अप करके इसको रेफ्रिजरेट कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आउटडोर से लीकेज हुआ तो फिर मजबूरी बनती है कि आपने इस गैस को भी ज़ाया करना है। ठीक है, स्टोर करने के लिए छोटा सा एक प्लान है कि गैस हमारी ज़ाया ना हो। दोनों एलन की कैप हमने ओपन कर लिए। इसमें जो एलन की यूज़ होती है उसका नंबर है 5। 4 नंबर और 5 नंबर कॉमनली ये दो साइज़, ये 2 नंबर की एलन की हमारी फील्ड में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इससे ऊपर जाएंगे तो ये पूरा सेट है मुख्तलिफ साइज़ में। ठीक है, अब गैस लॉक करनी है हमें। सबसे पहले डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन कौन सी है? डिस्चार्ज लाइन पतली वाली। जिसकी निशानदेही थोड़ी बहुत आपको यहाँ से पाइप ठंडा होने की वजह से भी मिल सकती है, आइस आने की वजह से भी आप इसको शनाख्त कर सकते हैं, और पाइप का गेज पतला होने की वजह सबसे पहली शनाख्त है। ठीक है, एक पतला पाइप होगा, एक उससे मोटा पाइप होगा। जो पतला पाइप होगा वो डिस्चार्ज लाइन कहलाता है, लिक्विड लाइन कहलाता है। आपने एलएनकी में कैप खोलने के बाद उसको ऑफ करना शुरू किया क्लॉकवाइज। मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब टाइम मेरे को नोट करना है, कम से कम 12 से 15 सेकंड। और इसके अलावा दूसरा एक हिंट ये है कि जब कंडेंसर गर्म हवा दे रहा हो तो उसकी जब तक गरमाइश ख़त्म ना हो जाए, जब तक। हम जैसे ठंडी हवा ही दे रहे तीसरा, हैं। वैक्यूम की तरफ सारा आ गया, कम्प्लीटली वैक्यूम हो गया, लेकिन ये अभी भी परफेक्टली तरीके से सारी गैस को अपने अंदर कंज्यूम नहीं की है। ज़्यादा आसान और मौसम तरीका ये है कि कंडेंसर की हीट को नो आउट किया जाए कि कंडेंसर ने हीट ख़त्म की, आहिस्ता आहिस्ता पहले वहाँ से थोड़ी बहुत इस हिस्से में ले जाती है। ये भी जब एंड होने लग गई, आपके 12 से 15 सेकंड का टाइम पूरा हो गया, आपने सक्शन लाइन के ऊपर एलएनकी लगा दी और इसे आहिस्ता आहिस्ता ऑफ करना शुरू किया। अब आप जब इसको ऑफ करने के करीब पहुंचेंगे ही तो दूसरा बंदा आपका स्टैंड बाय होगा या आप खुद स्टैंड बाय होंगे। आपने यहाँ से इसको कंप्लीट ऑफ करते के साथ फ़ौरन उसी वक्त आपने यूनिट को भी सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देना है। अब मेरी एलएनकी कंप्लीट होने को है और मेरा दूसरा हाथ सामने पावर सप्लाई पर है। जैसे ही मैं इसको ऑफ करूँगा मैं यहाँ से इसको भी सप्लाई को ऑफ कर दूँगा, ताकि कंप्लीट गैस दोनों तरफ लो होने के बाद भी कंप्रेसर अपना वर्क छोड़ दे। अगर उस कंडीशन में वर्क करेगा तो जाहिर सी बात है उसके फेंकने की और खींचने की दोनों सलाहियत हमने रोक दी है, तो उसके पंप पे असर आ सकता है। 12 से 15 सेकंड कंडेंसेशन गैस की मदद से, ये 3 जराएँ हैं। और इसके अलावा अगर ये कुछ ना हो तो एलन की हो आपके पास, तो आप अपने एक आईडी से भी उसको गैस को लॉक करके डिस्चार्ज को बंद कर देंगे। हाँ, तो उसके बाद भी ये एयर यहाँ से आगे जाती रहेगी। जैसे ये डिस्चार्ज आपने ऑफ कर दी ना, ऑफ कर दिया, तो यहाँ से गैस जाना बंद हो गई और वो क्योंकि वो थोड़ा लीक है। अच्छा, जब ये 0 पे आ रही है, वरना आप स्टिल वहीं पर रहती है। वहाँ में ये थोड़ा सा वॉल अंदर से लीकेज है, इस वजह से वो गैस को अच्छा छोड़ रहा है। अच्छा सर, आपने कहा कि सिस्टम को फ़ौरन ऑफ करना है, हम रिमोट से भी ऑफ कर सकते हैं उसको, बिल्कुल। या डायरेक्ट इसी को डायरेक्ट ब्रेकर से? आप काम कर रहे हैं, आउटडोर के पास ही आपको सप्लाई मिल गई, ये ब्रेकर है, ठीक है, तो आप यहाँ से एलएनडी से ऑपरेट करें और यहाँ से ब्रेकर से ऑपरेट वरना वहाँ से रिमोट से करवा दें। अगर रिमोट इंडोर दूर है और आप ऐसी जगह पर हैं कि वो सप्लाई आपको नहीं मिल पा रही करीब में, तो आपका दूसरा बंदा वहाँ इंडोर की तरफ स्टैंड बाय होगा। आपकी आवाज़ अगर पहुँच सकती तो ठीक है, नहीं तो आप कॉल पर रहेंगे। और एक
छोटा सा देसी टोटका। ऐसी जगहों पे भी काम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ये आउटडोर हमारा इस छत के ऊपर लगा हुआ है, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा। नीचे जो बंदा है इंडोर के बाद उसके पास मोबाइल भी नहीं है, पाना का एकदम सिर्फ 2 बंदे अकेले हैं। ये जो ना ये आवाज़ ऊपर से लेके नीचे तक आती है, सुनने वाले के ऊपर। ये ग्रेट आइडिया सर, ये हमने बहुत जगह पे आजमाया है। ये ग्रेट आइडिया। ऊपर वाला बंदा यूँ करता है, उसको डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ ठीक है लॉकिंग शुरू हो गई है, मैं यूनिट ऑफ कर दूँ। लेकिन ये पहले से हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो ये समझ रहा नीचे वाला है यार आवाज़ पता नहीं कहाँ से आई है, कोई पता नहीं अभी चला है। ऊपर वाला बंदा वेटिंग पे बैठा हुआ है, अरे भाई अब तो बंद कर दे, 1 पीरियड हो गया, फटने वाला है। तो उससे पहले मूवी पॉलिसी पे पहले से काम करना। हाँ ये जो अच्छा, हमारे सर, टाइम से ना ये पता होना चाहिए। ये वाली बंद कर पहले देंगे। तो उसके बाद ये एयर यहाँ से सेक्शन में जाएगी, मतलब जीरो होने लगे। ये जब बंद कर डिस्चार्ज लाइन मैंने ऑफ की, कर दी। एलन की को मैंने लॉक कर दिया। यहाँ से गैस फेंकने का अमल बंद हो गया। अब गैस यहाँ से तो नहीं जा पा रही, लेकिन सक्शन अपना काम कर रहा है, खींचने का काम हो रहा है। खींचने का अमल जारी है। अब क्या करेगा यूनिट, सबसे पहले इस पाइपिंग के जरिए इंडोर की तमाम गैस को अपने अंदर समाना शुरू करेगा। कर दी। अब इसके पीछे जाते हैं, कंप्रेसर का जो मफलर है, मफलर के साथ कंप्रेसर खुद रोटरी स्टार्ट हो जाती है। रोटरी के ऊपर डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन के बाद कंडेंसर है, वो वहाँ की भी गैस अपने अंदर सक्शन करना शुरू कर देता है। अब जो गैस स्टोर होती है ना, तो वो 2 हिस्सों में होती है, कंडेंसर में और कंप्रेसर में। और जो अंदर पाइपिंग जो रनिंग के लिए यूज़ की जाती है, तीसरी जगह उसमें। इन 3 जगहों पे गैस स्टोर होती है। सर बेसिकली जब हम गैस स्टोर करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारी गैस है वो जो एसी की किट है और इंडोर यूनिट है वहाँ से निकले कंडेंसर और कंप्रेसर में स्टोर हो जाती है। एम्प्टी हो गई है। फ्लेयर को खोल दें, इसमें गैस नहीं मिलेगी। इंडोर के फ्लेयर खोल लें, आपको गैस नहीं मिलेगी। हाँ, जब तक एलएनटी के वाल्व ना खोले जाए। सर हमने गैस उसमें लॉक कर दी, बाद में जब हम सिस्टम ओके करके जब दोबारा नई गैस उसके साथ शामिल करेंगे तो पुरानी और नई गैस वो कोई मसला तो नहीं होगा, जैसे उसमें हवा चली गई हो तो वैक्यूम जाए तो कोई इशू नहीं होगा? होगा, उसका तरीका है, उसका तरीका है, वो हम देखेंगे ना। हाँ ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है कि आपने कहा कि इसके 15 सेकंड बाद एक तो ये पूरा यहाँ से गरमाइश खत्म हो जाए और फिर उसके 15 से और वैक्यूम उस पर आ जाए -30 में, ये फ़ौरन से आ जाएगा। -30 हम इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर 15 सेकंड बाद हम इसको ऑफ कर दें, यहाँ से चाबी बंद कर दें। अगर ये 15 सेकंड ज़्यादा हम फर्ज करें 1 से 2 मिनट लग जाता है किसी सूरत में, तो उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा कंप्रेसर में? बिल्कुल पड़ेगा, अच्छा उसमें पड़ेगा, दबाव बढ़ता चला जाएगा। ये 1 मिनट के अंदर आधा सेकंड के भी अंदर करना है, 15 सेकंड जस्ट 15 सेकंड इसका काम हो जाता है। गैस ये अपने तमाम स्टोर करना शुरू कर देता है, कंप्लीट स्टोर हो जाता है। मुझे एक बंदा था वो अनप्रोफेशनल था, वो कहता है 5 मिनट बात कर लो मसला नहीं है। मैं कहा कंप्रेसर तो फट नहीं जाएगा, वो क्या कुछ भी नहीं होता। ऐसी बात के मोबाइल ही बंद हो मटेरियल भी बैठ जाएगा। सर बेसिकली हमने जब इंडोर या आउटडोर यूनिट रिमूव करना है, हमें गैस लॉक करनी पड़ेगी। हाँ नॉर्मली अगर आपको यूनिट में गैस नहीं मिली है, जैसे इसमें हमें नहीं मिली थी, प्रेशर में थी 20 का था, जी पहले सेव करनी है। 20 का PSI का प्रेशर हमें मिला, तो ऐसी सूरत में मैं ये करता हूँ कि मैं गैस को ज़ाया कर देता हूँ, क्योंकि इतना प्रेशर काफ़ी नहीं कि जो मैं इसके अंदर लीकेज को फाउंड कर सकूँ, इतना प्रेशर मौजूद नहीं होता। ठीक है, थोड़ी सी गैस है, मैंने इसे ज़ाया कर दिया, यूनिट को बिल्कुल फ्रेश खोल दिया और फिर टॉप कवर वगैरह आउटडोर के साइड कवर खोल के इसमें दोबारा से प्रेशर को सेल्फ प्रेशर चार्ज करने के बाद मैं लीकेज चेक करने का अमल शुरू करूँगा। अब ये हो गया, गैस ब्लॉक हो गई। करने के लिए गैस लगा के ज़ाया करना ज़्यादा बेहतर है, फ्लेयर ढीला करके ज़ाया गैस लगाकर आप यहाँ पर किसी कपड़े की मदद से पैक करके फिर आप खोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। फ्लेयर ढीला करके फ्लेयर आप यहाँ से यूज़ करते हैं सर तो उससे ये होगा कि अंदर मौजूदा लिक्विड और ऑयल वो तमाम इस पाइप को फ्लेयर को गीला कर देगा, जो इसकी चिकनाहट का बाइस बनेगा। पोस्ट फॉर्म और लुब्रिकेंट की फॉर्म आपको उसके अंदर जो ना लीकेज फाउंड करने में या कंफर्म करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब ये देखें, आपने इसे
यहाँ से फ्लेयर नट खोल के गैस को ज़ाया नहीं किया तो ये बिल्कुल खुश्क फॉर्म है। अगर मैं इसे यहीं से खोलता और ऑयल आ जाता और मैं साफ़ करके नहीं जाता और नेक्स्ट टाइम कोई और मेरे खिलाफ को टेक्नीशियन आता तो वही देखता कि इसके ऊपर ऑयल है, इसका मतलब गोल लीकेज है, तो वो मिस गाइड हो गया। तो हम अपनी तरफ से कोई ऐसे निशानात ना छोड़ें कि जो अगले के लिए या फिर नेक्स्ट टाइम हमारे खुद के लिए टेंशन का बात बने। ऐसा कोई फरमाइशी प्रोग्राम में कोई बंदा बोले कि दोनों सेम साइज के तो नहीं लगेंगे ना, कभी भी हमेशा एक पतला एक बड़ा ही होगा, नहीं होगा। डिस्चार्ज लाइन हमेशा पतली होगी और सक्शन लाइन हमेशा मोटी होगी। इसके बाद फिर हमारी बारी आती है इंडोर को उतारने की। अनइंस्टॉल। ये सारा काम कंप्लीट, सप्लाई डिस्कनेक्ट। इंडोर की पोजीशन हमें मिली है इस तरह से कि पाइपिंग इसके नीचे से गुजर रही है। उसे इतना स्पेस चाहिए कि हम अपने एडजस्टेबल रेंच को तरीके से गुजार लें, बोलते हैं ना। यहाँ पर लॉक सिस्टम दिए हुए होते हैं अक्सर, इसमें नहीं है। लॉक सिस्टम अगर होते हैं तो बाकायदा एरो का निशान दिया हुआ होता है मामूली सा, तो उसे हैंग करना होता है और बाहर की तरफ खींचना होता है। आमतौर पर आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा कि इस तरह की लॉक सिस्टम को खोलने के लिए Allen की का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपने Allen की को इस तरह से एरो के निशान की तरफ रखा और थोड़ा सा Allen की को घुमाया और बाहर की तरफ खींचा। बाहर की तरफ खींचेंगे तो लॉक खुल जाएगा, लॉक खुल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एडजस्ट रखने के लिए वो टूल नहीं है, मार्केट में आजकल अवेलेबल है कि इसे हैंग करने के लिए प्रॉपर उठाकर रखता है, जैक सिस्टम की तरह काम करता है। तो हम देसी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल। फिक्स स्पैनर रखते हैं, फिक्स स्पैनर को हमने यहाँ होल्डिंग पे रखा और दूसरा सामने की जानिब रख दिया। नोट ये करना है कि स्पेस बिल्कुल स्लिपली ना हो। अगर स्लिपली स्पेस पे रखेंगे तो ये स्लिप कर जाएगा। शीट की जो टक्स दिए हुए होते हैं उसके ऊपर रखना है ताकि आगे का जो सिरा है फिक्स चाबी का वो उसके ऊपर ग्रिप कर ले। इसने ग्रिप कर ली। अब हमारा इसके ऊपर जो भी काम है वो सेंसिटिव वे पर है। अब हमें इस पर ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है, इसे ज़ोर आजमाई नहीं करनी है, बल्कि सॉफ्ट तरीके से फ्लेयर नट खोलना है। सबसे पहला फ्लेयर नट आपने हमेशा वो खोलना है कि जो पतला है, यानी 1/4 का है या 3/8 का है, जो सबसे पतला पाइप है डिस्चार्ज लाइन का। फिक्स स्पैनर फिक्स करते वक्त हमेशा यूनियन को बिल्कुल एंड तक फिक्स करें, आगे की जानिब नहीं रखें, इससे ग्रिप अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल एंड तक रखें। अब ये ग्रिप बिल्कुल मजबूत हो गई। एक स्क्रू अपना एडजस्टेबल रेंज हमने इस तरह से रख दिया, दूसरा बड़ा यूनियन में रखेंगे, छोटे से फिलेट हाँ मीडियम साइज़ का जो हमारा एडजस्टेबल रेंज है उसे हम यूनियन की तरफ फिक्स करेंगे और जो इससे छोटा होगा उसको फ्लेयर की तरफ रखेंगे। अब मुझे ये बताएं कि मैं इसे किस साइड घुमाऊँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक मेरा किस वे में पड़ेगा? ऊपर की तरफ, ऊपर पड़ेगा, ऊपर से नीचे। अब अगर आप ऐसी टेंशन वाली जगह पर खड़े हैं, आपको आइडिया नहीं हो रहा कि मेरा फ्लेयर नट किस तरफ खुलेगा, तो आप अपने आप को फ़ौरन से उस जानिब कर दें। मैं इस तरफ इस फ्रंट पे खड़ा हूँ, अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैं इस फ्रंट पे आ गया हूँ। अब मेरे सामने ये फ्लेयर नट है, फ्लेयर नट इस पोजीशन पे आ गया। क्लॉकवाइज इस तरफ होगा और एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ होगा। मैंने इमेजिन कर लिया। अब मेरा एंटी क्लॉक किस तरफ पड़ रहा है? ऊपर की तरफ। हो गया ओपन। शुरू के 1 से 2 चूड़ियाँ खोलने के बाद इसे हाथ की मदद से खोल लें। एंड तक एडजस्टेबल रेंच चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हो गया फ्री। दूसरा आया 1-2 का पाइप।
प्लेन नट खोलते हुए कोशिश ये करनी है आपको कि झटके ना दें। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका पाइप फ्लेयर के साथ इस कदर जाम हो चुका है तो उसका एक तरीका और है, लॉक सिस्टम की तरह। मतलब आपने इसको इस कंडीशन में फंसाया और आपका एक स्क्रू पाना इस तरह पे पड़ा हुआ है, आपने इसको यहाँ पे यूँ पकड़ के लॉक कर लिया। आप यूँ करेंगे ना तो आराम से खुल जाएगा, कैंची मार के। दोनों पाइप फ्री हो गए। अब क्या बचते हैं, मेन सप्लाई और कंट्रोल। कंट्रोल को हम अब वहाँ से खोलेंगे, नीचे से इसकी ये फिटिंग हटा देंगे। आउटर से ये इंडो से ये कनेक्टर है, इसमें कंट्रोल वायर लगी हुई होती है। बाज़ औक़ात ये इसमें 3 कंट्रोल वायर लगी होती है, बाज़ औक़ात में 2 कंट्रोल वायर लगी होती है। तो 1 और 2, अगर ये इन्वर्टर होगा तो L और 3 होगा, 1, 2 और 3 होगा। अब ये नॉन इन्वर्टर यूनिट है तो इसमें N और L दिया हुआ है, लाइन 1 लाइन 2, बस इसमें ये 2 ही वायर कनेक्शन वर्क करते हैं। अच्छा, इसमें 2 ही वायर होगी कंट्रोल में नॉन इन्वर्टर यूनिट के अंदर 2। न्यूट्रल फेस ही वर्क करता है। हमारे यहाँ पे अर्थ की पॉलिसी बहुत कम जगहों पर इस्तेमाल होती है, तो इसीलिए तीसरा वायर जो अर्थ का है वो हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। जैसे देखें इसके अंदर भी 2 कोर यूज़ हो रही है, 3 कोर थी अर्थ के लिए, लेकिन हमारे पास आगे अर्थ है ही नहीं, तो हमें भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह पे जिन साइडों पे अर्थ इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे आपको अर्थ इस्तेमाल करना है। यूनिट फ्री हो गया, इंडोर हाथ में आ गया। अब ले जाए इसको अपने वर्कशॉप। सर इसको जो हमने थोड़ा सा चेक करके दिया था वो इसके ऊपर फंसा हुआ था ना? इंडोर की जो ऊपर की ग्रिप है ना वो उससे हैंग होती है, और हमने जो मिक्स चाबी को जो हमने रखा हुआ उसको हम जितना भी खोलते हैं उसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर रहेगा, टूटेगा नहीं। इसकी थिकनेस के ऊपर है। ये लोकल शीट है, अल्ट्रा शीट कहलाती है। इसकी जो ओरिजिनल शीट होती है वो बाकायदा इंडोर के पिछले स्पेस को थोड़ा सा ज़्यादा कवर करके रखती है। हाँ, बीच में एक पट्टी और दी हुई होती ताकि इसका बैलेंस बरकरार रहे, आपस में जो दूरी है वो एक ही जगह फिक्स रहे, और शीट लगने के बाद इंडोर अपनी मुकर्रर जगह पर ही बैठे, आगे पीछे आउट ना हो। ये अल्ट्रा शीट है, इसे फिट करने के लिए मेजर करना पड़ता है कि कौन सी शीट किस तरह लगेगी, कितनी ऊंचाई पे लगेगी। थोड़ा सा इसकी टेक्निक है लेकिन आसान है लगाना। सर उसके नीचे भी लॉक होते हैं ना यहाँ पे? हाँ, वो जो इसकी जो जेन्युइन शीट होती है तो उसमें बाकायदा लॉक सिस्टम भी दिया हुआ होता है, वो प्रॉपर जाके इंडोर को फिक्स कर लेती है। सर अभी इंडोर हमारा उतर गया, अभी जाके भेज दें? नहीं, वो वर्कशॉप पे गया ना, भाई काम कर रहा हूँ उसके। ठीक है सर। खराब थोड़ी सही है, चलता हुआ बेचने जा रहा है। खराब हो जाए तो फिर बेच देना। सर बैठ जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ सर। चलो प्यारे बच्चों, अपने अपनी जगह पे चले जाओ। अच्छा जी, ये अभी हमारा इंडोर यूनिट आ चुका है। अभी हमारे रिस्पेक्टेड सर आके इसका ऑपरेशन करेंगे कि इसके अंदर क्या इशू है। बेसिकली ये लीक था, हमने उतार दिया। अभी लीकेज चेक करनी है, लीकेज फाइंड करनी है कि लीकेज कहाँ पे है, तो इसको ओपन करते हैं।